हेलो एवरीवन। हाल ही में दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट में 208 पेज में दिल्ली शराब नीति के विभिन्न मामलों को लेकर के विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शराब के ठेकेदारों को छूट देना और लाइसेंस में देरी के कारण यहां पे करीब 2000 से ज्यादा करोड़ का नुकसान हुआ है, या कहें कि घोटाला किया गया है। आज हम यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि क्या कैग रिपोर्ट के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को दोबारा जेल हो सकती है। क्या इस रिपोर्ट के आधार पर किसी तरीके के एफआईआर और अन्य सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैग क्या होता है, इसको लेकर के संविधान क्या कहता है, और कैग रिपोर्ट यहां पर सरकारी कह सकते हैं बजटीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कितना जरूरी होता है। तो पूरे मुद्दे को हम यहां पर एनालिसिस करेंगे और समझने का प्रयास करते हैं इस कैग रिपोर्ट और उससे संबंधित विवरण के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो न्यूज यहां पे चर्चा का विषय है कि शराब ठेकेदारों को छूट से 144 करोड़ और लाइसेंस में देरी के कारण 1831 करोड़ का घाटा हुआ है। और इस कैग रिपोर्ट के माध्यम से केजरीवाल पर यहां पे आरोप तय होंगे या बाकी सारी चीजें गतिविधियां कैसे तय होंगी, इसके बारे में आइए हम समझते हैं। देखिए, यहां पे जो पहला सवाल है कि दिल्ली विधानसभा में आप सरकार के खिलाफ पेश की गई कैग रिपोर्ट आखिर क्या है, तो वो समझ लीजिए आखिर ये कैग रिपोर्ट है क्या, अगर आपके समक्ष मुद्दा आता है। तो देखिए, जो 25 फरवरी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो अभी नई सरकार यहां पर बनी है, ने पिछली आप सरकार के खिलाफ विधानसभा में 208 पेज की एक कैग रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में 2017 से 2021 तक दिल्ली की शराब पॉलिसी से हुए नुकसान का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट में 2017 से 2022 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई है और 2021-22 की यहां पे आबकारी नीति की भी यहां पे समीक्षा की गई है कि दिल्ली की इस आबकारी नीति में जो पहलू है, जो डेटा यहां पे दिया गया है, उसके कारण सरकार को क्या नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है। अब इस दिल्ली शराब नीति को लेकर घोटाले में 10 पॉइंट में हम पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। जो कैग रिपोर्ट में यहां पे जो बातें बताई गई हैं वो समझिएगा। सबसे पहली चीज, शराब बनाने वाली कंपनियों और रिटेल सेलर्स यानी कि दुकानदारों को भी थोक बिक्री के लाइसेंस दिए गए, जबकि 2010 के दिल्ली एक्साइज रूल्स के तहत शराब बनाने वाले या रिटेलर्स को थोक बिक्री के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते हैं। एक तो रूल यहां पर बदला गया था। दूसरा, नई शराब नीति के तहत शराब विक्रेताओं का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 12% हो गया। सरकार की रिपोर्ट में कहा गया था कि लाइसेंस फीस बढ़ने और शराब की क्वालिटी चेकिंग पर खर्च के चलते ऐसा हुआ है। क्वालिटी चेकिंग के लिए शराब के हर वेयर हाउस में सरकार के द्वारा अप्रूव्ड लैब बनाई जानी थी, लेकिन ऐसा भी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है, जो कि यहां पर एक दूसरा मुद्दा निकल कर आता है। यानी कि सरकार जो तथ्य यहां पे प्रस्तुत कर रही थी उस तथ्य से अलग यहां पे डेटा सामने आए हैं। दूसरी चीज, नियम के मुताबिक पिछले 3 सालों में 150 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से टर्नओवर करने वाले शराब दुकानदारों को ही लाइसेंस दिया जाना चाहिए था, लेकिन पिछले 3 साल में बहुत कम या जीरो कमाई करने वालों को भी लाइसेंस दिए गए हैं। यानी जो दिखा रहे हैं कि हमें कुछ भी मुनाफा नहीं हो रहा है या हम कुछ भी सेल ही नहीं कर रहे हैं, उनका भी लाइसेंस रिन्यू किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। पुरानी शराब नीति के तहत एक व्यक्ति 2 ही दुकानें खोल सकता था, लेकिन नई नीति के लिमिट बढ़ाकर के 54 कर दी गई। इस तरह कुल 849 शराब की दुकानों के लाइसेंस सिर्फ 22 लोगों को ही दे दिए गए, जो कि एक अलग मुद्दा निकलकर सामने आता है। इसके अलावा शराब बनाने वाली कंपनी को सिर्फ एक थोक विक्रेता के साथ टाई अप करने की इजाजत थी, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने कुल 367 कंपनियों में से कई को एक से ज्यादा थोक विक्रेताओं से टाई अप करने की अनुमति दी। और इससे के आगे निकलकर मामला आता है कि करीब यहां पर हम देखें 3 थोक विक्रेताओं इंडो स्पिरिट, महादेव लिकर्स और ब्रिंडको का कुल शराब की 71% सप्लाई पर कंट्रोल होगा। यानी कुछ लोगों को ही पूरा फायदा यहां पर मिलने लगा। इससे शराब की कीमतों में बढ़ोतरी हुई और कस्टमर के पास सस्ती शराब खरीदने के ऑप्शन कम हो गए। एक तरीके से देखा जाए तो मोनोपोली क्रिएट की गई बाजार में, कुछ लोगों के हितों को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाई गई। इसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट में हम अगर देखें तो यहां पर L1 यानी कि थोक लाइसेंस धारक कंपनियों को शराब की मनमानी कीमत तय करने की छूट दी। इससे शराब की कीमतों में हेरफेर होना संभव हो पाया। दिल्ली सरकार ने शराब की क्वालिटी चेक किए बिना लाइसेंस दिए। कई टेस्ट में NABL अप्रूव्ड लैब से नहीं हुए। इससे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि BIS और FSSAI की गाइडलाइंस का भी यहां पर उल्लंघन हुआ है। 51% विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो बहुत पुरानी थी या यहां पर हुई ही नहीं या उनके पास थी ही नहीं। शराब में हानिकारक भारी धातु और मिथाइल अल्कोहल जैसे हानिकारक केमिकल्स की जांच भी यहां पे
ठीक से नहीं की गई, जिससे यहां पर ऐसी शराब की दुकानें जो शराब जो होती हैं जहर का भी काम करती हैं, लोगों के डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने शराब की तस्करी रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब्त की गई शराब में 65% देशी शराब थी। इसके बावजूद नकली शराब बनाने वाले बेचने वालों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यानी कि जिस तरीके से यहां पर गोरख धंधा शराब से रिलेटेड चलाया जा रहा था, उस पर भी किसी तरीके का नियंत्रण नहीं स्थापित किया गया, रोकने का प्रयास नहीं किया गया, जो कि एक और बड़ी गलती यहां पर निकलकर सामने। इसके अतिरिक्त नकली शराब बिक्री रोकने के लिए शराब की बोतलों पर लगाए जाने वाले एक्साइज एडेसिव लेवल्स यानी कि होलोग्राफ उचित तरीके से नहीं लगाए गए। इससे शराब की सप्लाई चेन में भी फ्रॉड लगने लगी, यानी कि बड़े लेवल का यहां पे फ्रॉड लगभग हर एक स्तर पे, हर एक स्थिति पे, हर एक रूल्स रेगुलेशन के चरणों में यहां पर देखने को मिला है, जो कि कैग रिपोर्ट में सामने आई है। टोटल जो घाटे की यहां पर बात की गई कि 4 बड़ी वजहों से दिल्ली सरकार को जो नुकसान हुआ है वो करीब 2002.68 करोड़ का, यानी कि अच्छा खासा नुकसान यहां पर देखा जाए तो सरकारी खजाने को उठाना पड़ा। 4 बड़ी वजहें थी। पहला कि प्रतिबंधित इलाकों यानी कि नॉन कन्फर्मिंग म्युनिसिपल वार्ड्स में दुकानें खोलने की इजाजत सही समय पर नहीं दी गई। इससे करीब 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दूसरा, ठेकेदारों के लाइसेंस सरेंडर करने के बावजूद सरकार दोबारा टेंडर जारी करने में असफल रही। इसकी वजह से करीब 890.15 करोड़ का लाइसेंस रुपए का नुकसान हुआ। तीसरा, कोरोना महामारी के समय यानी 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक ठेकेदारों को नियम के खिलाफ जाकर छूट दी गई। इससे 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और चौथा, लोकल लाइसेंस धारकों से उचित सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं वसूला गया, जिससे 27 करोड़ का यहां पर नुकसान हुआ। यानी कि ये 4 बड़े कारण जिससे करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है। अब मुद्दा आता है कि क्या कैग रिपोर्ट के आधार पर अरविंद केजरीवाल को दोबारा जेल हो सकती है। तो उस मुद्दे को अगर हम समझें तो सुप्रीम कोर्ट के वकील इस संदर्भ में यहां पर तथ्य को समझाते हैं और कहते हैं कि देखिए यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया था और तब जजों ने रिपोर्ट पेश करने में विफल होने पर केजरीवाल सरकार की आलोचना की थी। अब जबकि यहां पर देखा है कैग रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के उपराज्यपाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय केजरीवाल सरकार की कथित गड़बड़ियों की जांच एंटी करप्शन ब्रांच या सीबीआई से कराने के लिए आदेश अब जारी कर सकते हैं। यानी कि कैग के रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई और ईडी इत्यादि के माध्यम से इनकी वापस से जांच शुरू हो सकती है। और जांच के दौरान केजरीवाल और उनके सरकार के मंत्रियों और अफसरों के बयान भी दर्ज होंगे और इस आधार पर देखा जाए तो चार्जशीट दायर की जा सकती है। शराब घोटाले में एक बात और यहां पे ध्यान रखिएगा, इस मामले में केजरीवाल उनकी जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उन्हें अब कैग के रिपोर्ट के आधार पर दोबारा गिरफ्तार करना कानूनन उचित नहीं होगा। यानी कि दोबारा गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन जांच यहां पर की जा सकती है। कैग रिपोर्ट के सबूतों के आधार पर मामले में आरोपियों को सजा मिलने की संभावना जरूर बढ़ जाएगी। यानी कि जांच होगी, कैग रिपोर्ट के आधार पर उसके सबूतों को उसको कलेक्ट किया जाएगा, उसके यहां पर इंक्वायरी होगी, उनके आधार पर चार्जशीट बन सकती है और उसके आधार पर इनको जेल वापस से केसेस हो सकते हैं और फिर यहां पर जेल हो सकती है। तो ये पूरा मामला देखा जाए तो केजरीवाल को इसमें यहां पर फंस सकते हैं और उनके मंत्री भी। आखिर अब यहां पे एक मुद्दा और है कि कैग आखिर होती क्या है। कैग यहां पर जो रिपोर्ट आती है वो इसको लेकर के क्या पूरा संविधान में क्या कहता है। तो संविधान में सरकारी खर्च का जो लेखा जोखा है उसकी निगरानी के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान संविधान में है। इसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट सर्विस यानी भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा कहते हैं, जिसके माध्यम से इसकी भर्ती होती है। इसके मुखिया भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं। इन्हें इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कैग कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 148 के तहत कैग को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह पद पर ही नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 149, 50, 51 में कैग के काम और उसकी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। कैग देखा जाए सभी सरकारी संस्थानों का ऑडिट कर उनकी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति संसद या विधानसभा के पटल पर रखता है राष्ट्रपति के माध्यम से। और इस ऑडिट के जरिए कैग सरकारी विभागों के कामकाज और उनके खर्च की निगरानी करता है। यानी कि एक जरूरी पहलू जो सरकारी जो बजट इत्यादि प्रस्तुत किया जाता है क्या सही तरीके से खर्च किया गया है, घोटाला नहीं किया गया है, गलत इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, अपने लिए तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तरह के सभी मुद्दों को लेकर के वहां पर यह कैग रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इस आज के इस करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के तहत इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।